हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आईटीआर फाइल करते वक्त आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी होने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि इस साल की जो आईटीआर फाइलिंग की डेट थी वो एक्सटेंड हो गई है। अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स वी नीड फॉर फाइलिंग द रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। ओके, we'll be starting with the first thing, that is first point, that is 9 documents you need to file to a tax return. सबसे पहले ITR 1 form, that is for सहज form, which is the form used by the most salaried taxpayers, comes pre-filled. ये जनरली क्या आती है, प्री-फिल होके ही आती है, क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो डिटेल्स पहले से ही फीड रखते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स के थ्रू with the majority of the information. Besides choosing the correct ITR form for yourself and thoroughly checking the pre-filled information, you need to keep in handy the documents and the proofs associated with the task. आपको वो सारी चीज़ें पहले से ही हैंडी रखती हैं, जैसे आप फाइल करते वक्त सब चीज़ों को अटैच कर सकें. So here we list down the 9 documents you must collect before you start filing your ITR. So this video will help you. ये आपको बताएगी कि क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हो सकती हैं आपकी आईटीआर फाइल करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में हमने बताया है फॉर्म नंबर 16. फॉर्म नंबर 16 किस पर्पज़ के लिए होता है? फॉर्म नंबर 16 होता है सैलरी क्लास पर्सनस के लिए, जिसको उनका एम्प्लॉयर उनको प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अ TDS सर्टिफिकेट इशूड बाय योर एम्प्लॉयर, फॉर्म 16 प्रोवाइड्स द डिटेल्स of total salary paid to you less of tax exemptions, जिसमें सारी exemptions हटा दी जाएंगी टोटल सैलरी में से, that you are eligible for and tax deducted on it. It is mandatory for your employer to issue that form 16, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है कि आपको फॉर्म 16 जनरेट कर दिए दे. इफ़ टैक्स ऑन योर सैलरी हैज़ बिन डिडक्टेड, अगर उन्होंने आपकी सैलरी पर कोई टैक्स डिडक्ट किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. If no TDS is deducted, then you can request your employer to provide you the form 16. अगर नहीं है तो भी आप मांग सकते हैं, ऐसी कोई भी इशू नहीं है. नेक्स्ट, फॉर्म 16 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. आप इसके अंदर 2 पार्ट्स देखेंगे, दैट इज पार्ट नंबर A एंड पार्ट नंबर B. द फॉर्मर पार्ट नंबर A जो है, इसके अंदर आप क्या क्या डिटेल्स होंगे? डिटेल्स सच एज द टैक्स डिडक्टेड बाय योर एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द ईयर, your permanent account number, PAN number and TAN of your employer. तो 3 चीज़ें बेसिकली हम देख लेंगे, PAN number, TAN number and the tax deducted. जो पार्ट B होगा, that consist of your gross salary breakup, right? तो आपके पहले पार्ट में आपको पता चल गया. अब सेकेंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि आपका ग्रॉस सैलरी होगा. डिटेल्स सच एज एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, प्रीरिक्विजिट्स, बोथ पार्ट्स विल बेयर द traces logo and a unique certificate ID. तो while receiving the form 16, check your PAN details. आपको सबसे पहले अपनी PAN details चेक करनी है कि कहीं वो गलत तो नहीं भर दी हैं, राइट? तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. If there is any discrepancies, notify your employer, who will then correct the mistake and issue you a revised form 16. Okay, let's move on to the next important document. That important document is the interest income, जिसे आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं. दैट इज़ TDS सर्टिफिकेट और फॉर्म 16A फ्रॉम बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेज, जहाँ से उन्होंने जो आपका TDS डिडक्ट किया होता है वो आपको सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं और वो रिप्रेजेंट करे जाते हैं इनकम टैक्स में, जिसमें आप दिखा सकते हैं कि हमारी इतनी इनकम हुई थी और इस पर इतना टैक्स डिडक्ट हो चुका है. So individual taxpayers need to break up of any interest income they have received from different sources such as savings, fixed deposits, right? In the latest ITR forms. तो आपको प्रॉपर ब्रेकअप दिखाना ही पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आप लमसम सारा इंटरेस्ट टोटल करके डाल दें. अब इस बार ब्रेकअप आता है कि कौन सी एग्जेम्प्ट है और कौन सी इंटरेस्ट की इनकम है, पोस्ट ऑफिस इनकम है, ये सारी. कलेक्ट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द बैंक्स and the post offices to know the total amount received by you during the financial year via instruments. Further, make sure to update and check your bank passbooks for the financial year this to report any other income such as interest from RBI bonds, क्योंकि RBI bonds क्या है? टैक्सेबल है, राइट? तो टैक्स एग्जेम्प्ट PPF इंटरेस्ट एट्सेट्रा, क्योंकि आपको ये भी इंटरेस्ट आता रहता है, RBI बॉन्ड से आ गया, PPF से आ गया, बट ये
टैक्स एग्जेम्प्ट है पीपीएफ, और आरबीआई बॉन्ड्स अभी टैक्सेबल इंटरेस्ट है। सो इवन इफ द टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, तब भी अगर टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ तब भी आपको इसका सर्टिफिकेशन लेना है। इफ टैक्स इज डिडक्टेड ऑन द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एफडीज, अगर आपने एफडीज करा रखी है उससे इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, देन यू मस्ट ऑल्सो कलेक्ट फॉर्म 16 और टीडीएस सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिडक्टर, जो कि आपके क्या होते हैं, बैंक्स। Okay, let's move on to the next important document. That important document is TDS proof related to property transaction. अगर आपने कोई भी property transaction करी है तो उसके related भी कोई भी TDS कटता है जब हम, क्योंकि हमारे पास बहुत न्यू सेक्शंस आ गए 194M N, बहुत सारे न्यू हैं जिसके अंदर ये बोला गया है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते हैं तो 1% ओवर 50 लाख ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि होता है ना आपको 1% पूरे ओवरऑल अमाउंट का काटना होता है, नॉट दैट एक्सेस अमाउंट, अगर आपका 50 से ऊपर होता है। तो ऐसे ही डिफरेंट TDS प्रूफ्स आपको रखने पड़ते हैं जिससे आप अपने रिटर्न फाइलिंग में से शो कर सकें। इफ़ यू हैव सोल्ड अ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दिस, अगर आपने 2021 में सेल करी है, देन द बायर विल इशू यू द फॉर्म 16B, वो आपको इस फॉर्म इशू करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिडक्ट किसने किया होगा, बायर ने किया होगा सेलर का, क्योंकि सेलर को वो पेमेंट कर रहा होगा तो उसने डिडक्ट करके पेमेंट की होगी। सो विल इशू यू द 16B शोइंग द TDS डिडक्टेड ऑन द अमाउंट पेड टू यू। You need to deduct TDS if the monthly rent is more than 50। ये अलग स्टैंडर्ड अलग सेक्शन था जिसके अंदर था कि अगर आपने 50,000 से ऊपर का किसी भी प्रकार का रेंट आप पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ मंथली रेंट आप पे कर रहे हैं तो उस पर आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो चेक फॉर्म 26AS, क्योंकि फॉर्म 26AS में वो सारी इनकम्स आएंगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका कहाँ कहाँ डिडक्ट हुआ है फॉर TDS डिटेल्स, राइट। अब मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया फॉर्म 16D इज़ अ TDS सर्टिफिकेट। फॉर्म 16D किस लिए होता है, ये TDS सर्टिफिकेट होता है इशू टू कॉन्ट्रैक्टर्स और प्रोफेशनल्स इफ़ द पेमेंट मेड टू देम, अगर हमने उनको पेमेंट करी है बाय इंडिविजुअल FUF 2021 के अंदर कितने से ज़्यादा, एक्सीडिंग 50 लाख। अगर आपने 50 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल्स को पेमेंट करी होती है इस साल में, तो आपको उनका क्या करना है, हाँ फॉर्म 16D इशू करना है, TDS सर्टिफिकेट इशू करना है। द टैक्स इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट और प्रोफेशनल फीस, जो नया सेक्शन आया था उसके अकॉर्डिंगली। सो डू कीप इन माइंड दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द डिविडेंड इनकम ऑल्सो, जो आप अपने म्यूचुअल फंड्स पे और शेयर्स पे कर रहे हैं, ऑन द क्वार्टरली बेसिस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन योर रिटर्न, राइट। चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज़ 26AS। 26AS तो एज वी ऑल नो 26AS में हमारी वो सारी इनकम होती है जिसके ऊपर हमारा TDS डिडक्ट हुआ होता है, राइट। हमें वो भी सारा कुछ कंसिडर करना होता है। दैट इज़ ऑल इंक्लूसिव एनुअल टैक्स स्टेटमेंट्स लाइक योर टैक्स पासबुक containing the information of all the taxes that have deposited against the PAN, right? So which include the TDS deducted by the employer, TDS deducted by the bank. I told you कि 26AS में वो सारे TDS शो होंगे जिसमें आपका कहीं ना कहीं TDS डिडक्ट हुआ है आपकी किसी इनकम पे, चाहे वो आपके एम्प्लॉयर ने किया हो, बैंक ने किया हो, और TDS डिडक्टेड बाय एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पेमेंट्स मेड टू यू, राइट। फिर ऐसे ही एडवांस कोई टैक्सेस हैं जो आपने डिपॉजिटेड करे थे, राइट। लेट्स वेट। एडवांस टैक्सेस डिपॉजिटेड बाय यू ड्यूरिंग दिस और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड बाय यू, तो बेसिकली उसके अंदर वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ऑल द टैक्सेस डिडक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 2021 शुड रिफ्लेक्ट अगेंस्ट योर पैन, क्योंकि जो भी आपने पैन नंबर कर रखा होगा और जितने भी टैक्सेस आपके डिडक्ट हुए होंगे उस पीरियड में वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे 26AS पे, राइट। 26AS भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टू सेव द टैक्स। आपके पास वो प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हैं जिससे आप सेक्शन 80 की डिडक्शंस ले सकें, क्योंकि आपको पता है चैप्टर 6A के अंदर ये सेक्शन उसमें 80 में ये 80D 80C बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर आप डिडक्शंस ले सकते हैं और आपके एक्सपेंसेस की भी। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंटिन्यू विद द ओल्ड टैक्स रिजाइम एट टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR, देन यू मस्ट कीप हैंडी ऑल द डॉक्यूमेंट्स related to the eligible tax saving investments and expenditures made during this year. If you have declared and submitted all the tax saving proofs relating to the claiming the exemption under section
80 सेक्शन डी एंड एचआरए एग्जामिशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेक्शन 80 के अंदर हम ये सब कर सकते हैं। देन सच उसकी जो भी डिटेल्स है, देखिए ऐसा डायरेक्ट फाइल करना और बोलना कि हमने ये डिडक्शन लेनी है या हमने ये पेमेंट की है, ऐसे गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। यू मस्ट फाइल ऑल दी डिटेल्स विच विल रिफ्लेक्ट इन योर फॉर्म नंबर 16, क्योंकि वो 16 में आपकी दिखाई देगी कि कहाँ इन्वेस्ट करिए अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो, ठीक है। प्रोवाइडेड यू हैव ऑप्टेड फॉर द ओल्ड टैक्स रिजाइन विद योर एम्प्लॉयर। इफ़ यू मिस डिक्लेयरिंग एनी टैक्स सेविंग प्रूफ, अगर आपने कोई भी मिस आउट कर दिया, सपोज करें क्योंकि भरते हुए आपने कोई चीज़ ऐसी है जो मिस आउट कर दी है, यू कैन क्लेम द सेम व्हेन यू आर फाइलिंग योर ITR, राइट। क्योंकि अगर आपने एम्प्लॉयर को बताने में कुछ चीज़ छोड़ दी है तो जब आप ITR करेंगे तब आप उसके अंदर अपनी ITR में उसे क्लेम कर सकते हैं। ऐसे ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है पेड फॉर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन इन फाइनेंशियल ईयर 2021, तो उसमें आपको पता ही है हेल्थ इंश्योरेंस का मेडिकल डिडक्शन मिल जाता है आपको 80D के अंदर, तो दैट इज़ एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। सो कीप द प्रीमियम पेड रिसिप्ट। तो आपको क्या रखनी होती है, आपको अपना ध्यान रखना है कि जो भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है उसकी आपके पास रिसिप्ट्स होनी चाहिए जिसमें वो आप प्रूव एज अ प्रूफ लगा सके, क्योंकि उसी बेसिस पे आपको वो डिडक्शन मिलती है, क्योंकि इसमें कैश पेमेंट्स नहीं चलती, आपके पास प्रॉपर रिसिप्ट्स होनी चाहिए। इफ़ यू हैव टेकन अ होम लोन, सपोजिंगली आपने बैंक से होम लोन लिया फ्रॉम अ बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डू कलेक्ट द लोन स्टेटमेंट। आपको पास आपकी लोन स्टेटमेंट होनी चाहिए कि कितना लोन था, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना पे हो चुका है फॉर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, क्योंकि उसकी भी अलग डिडक्शन अलग सेक्शन में मिलती है। ऐसे ही अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है होम लोन के ऊपर तो आपको 2 जगह डिडक्शन मिल जाती है, सेक्शन 80 के अंदर भी मिल जाती है फॉर डिडक्शन में, और एक सेक्शन 24 में भी आपको मिल जाती है हाउस प्रॉपर्टी जब आप कैलकुलेट करते हैं, कैन लोअर योर टैक्स लाइबिलिटी अंडर द सेक्शन 24, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और द कंसिडरेशन इज योर कैपिटल गेन। एज यू ऑल नो कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी सेलिंग, शेयर सेलिंग, समथिंग कुछ हम सेल करते ही रहते हैं हर साल, ठीक है, तो उसमें हमें कैपिटल गेन अराइज होता है, ना कि ये हमारी कोई अदर इनकम होती है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन योर ITR एनी कैपिटल गेन देन यू हैव अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स। तो कहाँ हो सकता है, आप ये देख सकते हैं कहाँ हो सकता है, प्रॉपर्टी सेल में, म्यूचुअल फंड सेल में, इक्विटी की सेल में, तो ये सब यहाँ पर हो सकता है। देन यू विल रिक्वायर टू रिपोर्ट दिस to compute the capital gain long term or short term on the sale of house property, land or building, one would require the purchase deed। आप ये सोचिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची है तो आपने कैसे करी होगी, उसकी जो आपके पास सेल करने की होगी तो सेल डीड होगी, परचेज़ किया होगा तो परचेज डीड होगी, तो आपको उन सभी डीड्स का ध्यान रखना होता है। आपके पास वो, अगर आपके पास ओरिजिनल कॉपी है तो उसको भी आपको रखना है, और अगर अगर आप सेलर हैं तो आपको क्या रखना है अपने पास, आपको अपने पास पूरा प्रॉपर फोटोकॉपीज़ वगैरह सब प्रॉपर अरेंज होने चाहिए। तो वन शुड रिक्वायर द परचेज डीड, सेल डीड, है ना, ऑफ द सेट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रूफ में लगाई जाती हैं। इन केस ऑफ द कैपिटल गेन एक्रू ऑन द सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, सपोज कर आपने म्यूचुअल फंड या शेयर सेल करे हैं, वन वुड रिक्वायर द स्टेटमेंट फ्रॉम द फंड हाउसेस, क्योंकि आपको फंड हाउसेस से स्टेटमेंट लेनी होती है जिसके बेसिस के ऊपर आपकी परचेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द शेयर्स यूनिट्स माइनस कर दी जाती है जो आपने जितने भी वैल्यूज़ परचेज़ करी हैं। तो अगर मैं देखूं तो मैंने जितनी सेल करी है, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस माइनस दी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय परचेज वैल्यू, तो उससे जो डिडक्शन होकर आपका प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट कहाँ से अरेंज करनी है, ये आपके पास, हम इसमें सब डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। तो आपको ये सारे क्या रखने हैं अपने पास, हैंडी रखने हैं ये डॉक्यूमेंट्स। तो हमने पहले डॉक्यूमेंट्स में देख लिया, आपके पास डीड्स होनी चाहिए, फंड हाउसेस से स्टेटमेंट होनी चाहिए। फर्दर इन फाइनेंशियल ईयर दिस टैक्स पेयर वुड हैव टू रिपोर्ट ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू क्रिप्टो करेंसी। अगर आपने कोई क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करा है, ठीक है, तो अगर आपने उसमें करा है तो वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी इफ़ हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं एज अ ब्रोकर वगैरह तो आपकी बिजनेस इनकम होगी, और अगर आपने उसे इन्वेस्टमेंट रूप में रखा है तो आपका कैपिटल गेन होगा, राइट। तो क्रिप्टो करेंसीज़ में भी आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आधार। आधार में आपको बताइए बार बार सुप्रीम कोर्ट, बार कोर्ट्स के थ्रू हमारी ये जो डेट्स हैं ये एक्सटेंड हो रही हैं, तो इन डेट्स एक्सटेंशन पे हमें भी बहुत ध्यान रखना है कि क्योंकि इसमें बोला गया है कि आधार नंबर को आपको अटैच करना है अपने पैन से, तभी वो वैलिडेट माना जाएगा, अदरवाइज वो इनवैलिड कर देंगे उसको। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू कोट हिज और हर आधार, आपको आधार कोट करना ही पड़ेगा वाइल फाइलिंग दी ITR। इफ़ यू डू नॉट हैव योर आधार, अगर हम आधार नहीं है येट हैव
बट हैव अप्लाइड फॉर द सेम, देन यू नीड टू कोट योर एनरोलमेंट आईडी। याद रखिएगा, आपको एक एनरोलमेंट आईडी मिलती है अगर जिनका आधार पेंडिंग में जा रहा होता है, वेटिंग में जा रहा होता है, तो उनको एक एनरोलमेंट आईडी मिलता है। तो अगर जब तक आपका आधार ना आए तो आप एनरोलमेंट आईडी कोड कर दीजिए, दैट्स व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग, राइट। बट आपको करना तो आधार से ही है, कोई और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन द अनलिस्टेड शेयर्स। कभी कभी हमारे पास प्राइवेट कंपनीज होती हैं, हमारी खुद की, हमारे रिलेटिव्स की, जिसमें हम कई बार अनलिस्टेड शेयर्स एक्वायर कर लेते हैं। पर अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वो भी हमें कोट करना पड़ेगा। इफ़ वी वर होल्डिंग द अनलिस्टेड शेयर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दिस, देन यू हैव टू डिस्क्लोज योर होल्डिंग इन द टैक्स रिटर्न। आपको अपनी होल्डिंग बतानी पड़ेगी। इन दिस केस डू नोट दैट यू कैन नॉट फाइल योर टैक्स रिटर्न यूजिंग ITR 1। याद रखिएगा, ITR 1 के अकॉर्डिंगली आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, आपको दूसरे रिटर्न का सहारा लेना पड़ेगा। इवन इफ़ योर सोर्सेज ऑफ इनकम आर सैलरी एंड दिस, देखिए आप सैलरी हैं और इंटरेस्ट भी कमाते हैं और ITR 1 लेना चाहते हैं तो ले सकते थे। पर अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, सैलरी भी कमा रहे हैं, पर उसके साथ आप अनलिस्टेड शेयर्स करें, तो गवर्नमेंट ने आपको 1 यूज़ करने से एब्सोल्युटली नो कर दिया है, आपको मना कर दिया गया है कि आप उसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यू हैव टू यूज़ ITR नंबर 2। तो आपको गवर्नमेंट ने स्पेशली इसके लिए बोला है कि आपको ITR नंबर 2 को फॉलो करना है, इन विच दीज डिटेल्स यू हैव टू प्रोवाइड। तो गवर्नमेंट को आपको ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर आप कोई अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड करते हो तो उसमें नेम ऑफ द कंपनी क्या है, पैन ऑफ द कंपनी क्या है, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने वो शेयर कब एक्वायर किया था, है ना, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। फिर अनलिस्टेड शेयर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने कोई दिन साल में एक्वायर करा है तो वो भी बताना पड़ेगा विद डेट ऑफ परचेज, क्योंकि ये तो ओपनिंग बैलेंस था कि क्या आपका इस साल शुरू होने से पहले, मतलब इसका मतलब हो गया लास्ट परचेज, लास्ट ईयर परचेज। अगर आपने कोई लास्ट ईयर परचेज की होती तो उसके बारे में बात हो रही है, पर अगर आपने इस साल करी है तो आपको वो डेट बतानी पड़ेगी, वैल्यू बतानी पड़ेगी, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर बताना पड़ेगा, इशू प्राइस भी बताना पड़ेगा। तो आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी अगर आपको कोई फ्रेश इशू है या फिर परचेज प्राइस पर शेयर, राइट। तो इशू प्राइस या परचेज प्राइस में से कोई सी भी चीज़ बतानी पड़ेगी आपको, और फेस वैल्यू बताना पड़ेगा, अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स बताने पड़ेंगे, किस दिन पर एक्वायर करा था, वो सब कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी। नेक्स्ट चलते हैं, अनलिस्टेड शेयर्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड द अमाउंट रिसीव्ड। आपने कौन कौन सी पे, तो अभी हमने ऊपर बात कर ली कि हमने कौन कौन सी परचेजेस करी थी, राइट। अब हम बात करें हमने क्या क्या सेलिंग करी है और क्या क्या आप सेलिंग प्राइस है अपना, और आपने कितना पैसा मिला। नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस। जब आप रिटर्न क्लोज कर रहे हो 31 को, दैट इज़ 31 मार्च 2021 पे, तो उसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है। तो आपने क्या क्या देख लिया, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, परचेज कितना किया, सेल कितना किया, और उसकी डिटेल्स रखनी है आपको, सारी कंपनी की डिटेल्स हो गई, राइट। सो दीज आर द डिटेल्स। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। हाँ, वहाँ लास्ट क्या है आपके पास, लास्ट पॉइंट है आपके पास, आपकी पूरी बैंक डिटेल्स होनी चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा बैंक डिटेल्स के अंदर डेबिट क्रेडिट जो चलता है उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। दैट स्टेटमेंट विल डील अपॉन कि आपको क्या इनकम हुई और क्या आपने एक्सपेंसेस किए। इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द बैंक। आपको बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कहाँ पे है, किस नाम से है, क्या एड्रेस है, सब कुछ देना पड़ता है हेल्ड ड्यूरिंग दिस ईयर, इवन इफ दीज इंक्लूड एनी अकाउंट्स क्लोज्ड बाय यू ड्यूरिंग। अगर आपने कोई भी अकाउंट क्लोज किया है तो उसकी डिटेल्स भी इसमें जाएंगी। यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन योर बैंक नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, IFSC। सी आई टोल्ड यू, ये आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी चाहे वो खुला हुआ हो या नहीं हो। So these are the 10 points, these are the 10 documents you need to carry, you need to take care while filing your ITR. So guys, take care of this and do not forget to subscribe, share this video to help your friends filing the ITR wisely. So thank you, keep sharing and happy learning guys.